नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी साइंस के विषय में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने क्लास 9 और 10 को कंबाइन करके पढ़ना प्रारंभ किया है। उस सेक्शन में मैंने आपको क्लास 9 और 10 की केमिस्ट्री के सेक्शन को पूरा करा दिया है। अब हम लोग बायोलॉजी के विषय में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा जो चैप्टर है जैव प्रक्रम ये चल रहा था। मैंने आपको बताया था कि जैव प्रक्रम मतलब ये होता है कि जीवन चलने के लिए या जीवन जीने के लिए जो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जिनको हम डेली करते हैं, अगर उनको हम सम्मिलित रूप से पढ़ लेते हैं तो वही पूरा क्या होता है, हमारा जैव प्रक्रम हो जाता है। क्लियर? जैसे पोषण आता है, मतलब क्या आप खाते पीते हो वगैरह, इसको हमने डिस्कस कर लिया था। श्वसन की क्या प्रक्रिया है, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। कल की वीडियो हम लोगों ने संवहन यानी कि हृदय के बारे में भी अच्छे से डिस्कस कर लिया। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, हम उस पर चर्चा करेंगे, उत्सर्जन। ठीक है, तो हम किस पे चर्चा करेंगे? उत्सर्जन पे। देखिए, तो अब हम चर्चा करते हैं उत्सर्जन के बारे में और यहां से हम चीजों को समझते हैं। देखिए, बात करें उत्सर्जन की तो सीधा सीधा मतलब है कि जो भी फालतू की चीज है उनको शरीर से बाहर निकालना। जो भी फालतू की चीज है उनको शरीर से बाहर निकालना ही क्या होता है, हमारा उत्सर्जन करना। फालतू पदार्थ बाहर निकालना क्या होता है भैया, उत्सर्जन। बाहर निकालना क्या होता है, उत्सर्जन। जैसे अगर हम भोजन करते हैं, ठीक है, भोजन करते हैं तो एनर्जी के बाद में, पाचन के बाद में जो फालतू की चीजें रहती हैं उसको भी बाहर निकाला जाता है। वो हम लोगों ने पाचन तंत्र यानी कि पोषण में पढ़ लिया था, तो वो हिस्सा हम यहां नहीं पढ़ेंगे, वो वहीं पे कंप्लीट हो चुका है। अगर हम फेफड़ों की बात करें, फेफड़ों की, जब हम सांस लेते हैं, देखिए जब हम सांस लेते हैं तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती हैं। वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती हैं, लेकिन आप देखेंगे वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, अगर ये गैस हमारे पेट में आई या हमारे अंदर आया, ऑक्सीजन का तो हमने यूज कर लिया, लेकिन जो ये नाइट्रोजन है ये कहां जाता है? ठीक है, देखिए, तो नाइट्रोजन का कुछ हिस्सा तो जब हम सांस छोड़ते हैं निकल जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा हमारी बॉडी में रह जाता है, जो कि बाद में यही नाइट्रोजन यूरिया का रूप ले लेता है, जो कि जहरीला पदार्थ होता है। और इसको भी हम, यूरिया को भी हम पहले लीवर, फिर लीवर के बाद में वृक्क यानी कि किडनी, ठीक है, किडनी के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं। हम प्रोसेस बाद में पढ़ेंगे, पहले ये समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जिनको हम शरीर से बाहर निकालते हैं और कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या देखा, यूरिया को हम लीवर के थ्रू वृक्क में भेजेंगे, किडनी में भेजेंगे, और किडनी से इसको हम बाहर पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देंगे। बात करें देखिए त्वचा की, ठीक है, त्वचा मतलब चमड़ी से हम साल्ट को बाहर निकालते हैं, प्लस पसीने को बाहर निकालते हैं। जैसे अगर आप पसीना हाथ में हो रहा है, इसको चाटिए तो खट्टा खट्टा आता है, ठीक है, या हल्का नमकीन आता है। तो उसका तात्पर्य यही है कि पसीने को, और पसीने में जो मिला हुआ NaCl है, ठीक है, बॉडी में जो NaCl है उसको प्लस पसीने को हम त्वचा के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, आंख की बात करें तो आप जानते हैं आंख में क्या होता है, कीचड़। तो इसको भी बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, इसको भी बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या है, उत्सर्जन का ही एक हिस्सा है। कान की बात करें तो कान का खूंट जो होता है, खूंट, ये भी उत्सर्जन का एक हिस्सा है। कभी कभी नाक पे ऐसे ठंडी में कीजिएगा, ऐसे तेली पदार्थ, हल्का हल्का जेली मतलब तेल जैसा पदार्थ लगता है, उसको भी हम कान के माध्यम से ही बाहर निकालते हैं। ठीक है, कान के माध्यम से हम बाहर, नाक के माध्यम से बाहर निकालते हैं, या कह सकते हैं त्वचा के माध्यम से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई छोटी मोटी चीजें या एग्जाम्पल हो गए, जिसकी मदद से हम जान सकते हैं या जिसको देख के हम समझ सकते हैं कि एक्चुअल में उत्सर्जन होता क्यों है। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी बॉडी में अगर कान में मैल है तो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि कान को उसकी जरूरत नहीं है,
तो उसको लात मार के बाहर कर देगा। आंख में कीचड़ है, कभी चोट लग जाती है या कभी कचरा भर जाता है, जब आंख में कचरा भर जाएगा तो कीचड़ के माध्यम से उसको वो बाहर कर देगा। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार की चीजें जो होती है किसमें आती है, उत्सर्जन में आ जाती है। ओके, चलिए अब हम समझते हैं उत्सर्जन का जो मेन हिस्सा है, जो मेन हिस्सा है वो क्या है उत्सर्जन का, वो है आपका यूरिया को बाहर निकालना। ठीक है, यूरिया को बाहर निकालना। यूरिया मीन्स ये आपका अमोनिया होता है, यूरिया NH3। ठीक है, इससे बनता है यूरिया। इसको ही बाहर निकालना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि सांस के माध्यम से नाइट्रोजन गैस पूरी बॉडी में चली जाती है और इसका बाहर निकलना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यूरिया को बाहर निकालना हम पढ़ेंगे और यही एक तरह से उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, या उत्सर्जन तंत्र पूरा का पूरा इसी यूरिया को बाहर निकालने के लिए बनाया गया है या बना है। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए अब अगर हम बात करें उत्सर्जन की या यूरिया बाहर कैसे निकलता है, तो ध्यान समझिएगा। पहली चीज यह है कि अमोनिया को ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा, अमोनिया जिसमें नाइट्रोजन मिला है, अमोनिया को यूरिया या यूरिन कहते हैं इसको। ठीक है, यूरिन के रूप में चेंज कर देता है। कौन चेंज करता है? लीवर। ठीक है, लीवर यानी कि यकृत। और फिर ये लीवर भेज देता है किडनी को, और किडनी इसको बॉडी से बाहर फेंक देती है या बाहर निकाल देती है। तो अगर अल्टीमेटली देखा जाए किडनी, यहां पे किडनी का रोल आता है, तो किडनी हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए बात करें मानव शरीर में, तो मानव शरीर में दो किडनी, या इसी को वृक्क बोलते हैं या इसी को गुर्दा बोलते हैं। ठीक है, मानव शरीर में दो किडनी, या इसी को वृक्क बोलते हैं या इसी को गुर्दा बोलते हैं, ये पाई जाती है। इनका द्रव्यमान लगभग 250 ग्राम के 150 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, मतलब एक किडनी का द्रव्यमान कितना होता है? 150 ग्राम। ठीक, अब ये किडनियां पाई, दो तो हो गई। अब किडनियों का काम क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम अच्छे से समझेंगे और पूरी चीजों को एक साथ ही क्लियर कर देंगे। देखिए बात करें किडनी की, देखिए किडनियां जो होती हैं वो रीढ़ की हड्डी के पास में पाई जाती हैं, पहला चीज। और उसके बाद में आप देखेंगे तो किडनियों की संरचना, यहां हम थोड़ा सा डायग्राम ड्रा कर रहे हैं, कुछ इस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, किडनियों की जो संरचना है वो कुछ इस हिसाब से आपको देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ? ठीक है, कुछ इस हिसाब की संरचना आपको किडनी की देखने को मिलती है। अब देखिए एक एक चीज को हम सही समझेंगे और क्लियर कर लेंगे। डायग्राम से सबसे पहले समझिए आप कि डायग्राम में आपको दो चीज दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? एक तो ये देखिए, एक किडनी, देखिए ध्यान समझिए, देखिए ये वाली, मतलब अगर हम ऐसे खड़े हो जाएं तो इधर वाला, इधर मतलब राइट साइड वाला, दाहिने साइड वाली किडनी थोड़ी सी नीचे होती है। क्यों? क्योंकि यहीं पर होता है लीवर, ऊपर होता है लीवर, इसलिए दाहिने साइड की किडनी थोड़ी सी नीचे होती है। क्लियर हुआ? ठीक है, लीवर को स्पेस मिल जाए इसलिए किडनियां को ऐसे दबा देता है, दब हरामपुर का, कहां आके बैठा है उसको दबा देता है। ठीक है, यानी कि दाहिने साइड की किडनी थोड़ी सी नीचे होती है। क्लियर हुआ? इतनी बात एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करिएगा। चलिए, दो किडनी होती है, एक बाएं साइड एक दाएं साइड। दाहिने साइड वाली किडनी लीवर की वजह से थोड़ी सी नीचे होती है। अब मानव शरीर या मानव एक किडनी पर जिंदा रह सकता है। मान लीजिए एक किडनी नहीं है, ये है तो भी काम हो जाएगा, या ये नहीं है, ये है तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, एक किडनी पे मानव जीवित रह जाएगा। चलिए देखिए, इस किडनी में ये जो बाहर की झिल्ली है इसको बोलते हैं पेरिटोनियम झिल्ली। जो ये बाहर की दीवार है या बाहर की जो झिल्ली है इसको क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली। मतलब ये जो बाहर की दीवार है इसको क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली। क्योंकि यूरिन जो होता है, यूरिन खतरनाक पदार्थ है। अभी जैसे लिखा होता है कि जहां
पेशाब करना मना है और ऐसे से लोग हैं हरामखोर, वही पेशाब करते हैं और पूरी पूरी दीवार गिरा देंगे, दीवार में छेद कर देते हैं, तो सोचिए किडनी में छेद नहीं हो जाएगा। लेकिन इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो झिल्ली होती है इस पे एक और मोटी सी लेयर होती है, ठीक है। देखिए एक और मोटी सी लेयर होती है, यानी कि पेरिटोनियम झिल्ली को मजबूती प्रदान करने के लिए इसके चारों तरफ एक मोटी सी दीवार होती है, मोटी सी दीवार, जिसको बोलते हैं कार्टेक्स। क्या बोलते हैं? कार्टेक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? कार्टेक्स। मोटी सी दीवार होती है, उसको क्या बोलते हैं? कार्टेक्स। अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे, यहां पर किडनी का थोड़ा सा धसा हुआ हिस्सा दिख रहा है आपको, धसा हुआ भाग। कौन? ये वाला, ये भाग जो हल्का धसा हुआ है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। धसा हुआ भाग जिसको क्या बोलते हैं? हाइलम। धसा हुआ भाग जिसको क्या बोलते हैं? हाइलम। ध्यान रखिएगा, ठीक है। धसा हुआ भाग को क्या बोलते हैं? हाइलम। अब देखिए समझा इसमें देते हैं हम आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं होता, दोनों में सेम चीज होती है। जैसे इसका हाइलम यहां है, कार्टेक्स यहां है, और ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है? पेरिटोनियम झिल्ली। अब यहां हम आपको समझा, देखिए यहां पर आपको एक मोटी नस दिख रही होगी, मोटी नस, जिसको बोलते हैं रेनल। देखिए ये नस, और इस नस में दो भाग होते हैं, एक में शुद्ध रक्त जाता है और एक में अशुद्ध रक्त, यानी कि किडनी को एक में प्योर ब्लड लेके जाएगा और इम्प्योर ब्लड को लेके चला आएगा, ठीक है। दो नसें होती हैं रेनल में, दो नसें होती हैं, एक नस शुद्ध रक्त देती है किडनी को और दूसरी अशुद्ध रक्त लेके बाहर निकल आती है, ठीक है। इसलिए आप यहां पे देखो दो पाइप है, एक पाइप से शुद्ध, एक पाइप से अशुद्ध, अपना काम चलता रहता है, बराबर ये काम होता रहता है, ठीक है। यहां तक चीज आपको समझ में आई। किडनी दो होती है, दाहिनी किडनी थोड़ी सी नीचे होती है लीवर के कारण। उसके बाद में किडनी की सबसे बाहरी परत, जैसे ये शर्ट है, ये शर्ट क्या है? बाहरी परत। बाहरी परत को हम क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली। इसका जो हमारी चमड़ी है, ठीक है, चमड़ी मोटी सी होती है, वैसे ही इसकी जो चमड़ी मोटी सी है उसको बोलते हैं कार्टेक्स। कार्टेक्स के बाद में किडनी का सेम जैसा, देखिए इस किडनी की जो डिजाइन होती है थोड़ी सी सेम जैसी ऐसे डिजाइन होती है। ये जो धसा हुआ जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हाइलम। यहां पर जो नसें आके मिलती है, मोटी सी जो नस आके मिलती है उसको बोलते हैं रेनल, और ये दो भाग में होती है जिसको बोलते हैं, एक शुद्ध रक्त लेके जाती है और एक अशुद्ध रक्त। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए अब बात को समझिएगा। देखिए यहां पे अगर हम किडनी को थोड़ा सा बाहर निकाल दें, अगर हम किडनी की संरचना को समझिए, ऐसे मान लें, ठीक है। देखिए इस रेनल से अब क्या होता है, यहां पे जो ये कार्टेक्स है, कार्टेक्स ये मोटी दीवार हो गई, कार्टेक्स पे पिरामिड जैसी कुछ संरचनाएं बनी होती हैं। कार्टेक्स पर पिरामिड जैसी कुछ संरचनाएं बनी होती है, मतलब ऐसे ऐसे उभरा 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 उभरा, ठीक है। कार्टेक्स पर कुछ पिरामिड जैसी रचनाएं होती हैं जिसको बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला, ठीक है। मेडुला, यानी इस पे पिरामिड जैसी संरचनाएं होती हैं जिसको क्या बोलते हैं? मेडुला। और मेडुला के अंतर्गत बहुत छोटे 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 पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटे छोटे, और ये तकरीबन 10 लाख होते हैं। कितने? 10 लाख होते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। और ये हर नेफ्रॉन, हर देखिए यहां पे नसें कनेक्ट होंगी, यहां पे कनेक्ट होंगी, यहां पे यहाँ पे यहाँ पे, और फिर इनमें से एक 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 नेफ्रॉन एक छोटी छोटी नस से कनेक्ट होता है, ठीक है। मतलब समझिए पिरामिड बना, पिरामिड मतलब समझ लीजिए एक छोटा सा घर, अब उस घर में भी लाखों करोड़ लोग घुस घुस के भरे हैं, ठीक है, ठूस ठूस के भरे गए हैं। तो यही काम होता है, पिरामिड के अंतर्गत बहुत छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन ही क्या है? नेफ्रॉन क्या है? किडनी की इकाई है, या आपका जैसे ब्रेन की इकाई होती है न्यूरॉन, वैसे ही किडनी की इकाई क्या है? नेफ्रॉन। मतलब अगर मोटा मोटा कहें तो नेफ्रॉन के कारण ही उत्सर्जन होता है, या नेफ्रॉन सबसे छोटी इकाई है। जैसे बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है, वैसे ही उत्सर्जन तंत्र की सबसे जो छोटी इकाई है वो क्या है? नेफ्रॉन।
अब ये नेफ्रॉन होता है, ठीक है, यहाँ पे आप नेफ्रॉन को यहाँ पे बना सकते हैं और यहाँ पे नसें आके ऐसे से बहुत सारी नसें ऐसे ऐसे आके जुड़ी रहती हैं, ठीक है, क्लियर हुआ आपका। अब देखिए बात को समझिएगा, पूरी संरचना हमने समझ ली। यहां पे जब यूरिन का निर्माण हो जाता है, जब पेशाब बन जाता है, तो दो पतली नसें, ठीक है, देखिए दो पतली नसें ऐसे पाइप जैसी नसें यहां आती हैं ऐसे, जिनको हम बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। यूरेटर मतलब होता है मूत्रवाहिनी, मतलब जो पेशाब को लेके जाती है। ये यहां लाती है, यहां नीचे एक थैला होता है, बड़ा सा थैला, जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मतलब मूत्राशय, ठीक है, यूरेथ्रा इसमें लाके भर देती है, पेशाब को लाके इसमें भर देती है, और इसकी जो क्षमता होती है लगभग 1.5 लीटर के आसपास होती है, और फिर ये समय पे अपना इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर हुआ? लेकिन यूरेथ्रा जो संरचना है ये बच्चों में नहीं पाई जाती, जो छोटे बच्चे, इसलिए आप देखोगे छोटे बच्चा ऐसे खेलता रहेगा, बाबू बाबू ले आओ, धर दिया, बाबू ने बरसात करा दी, ठीक है, यानी कि गंदा कर देता है। इट मीन दैट उसमें पेशाब को धारण करने की क्षमता होती ही नहीं है। जैसे लीवर से बना यूरिन, यूरिन ट्रांसफर हुआ यहां आने के बाद में पूरा प्रोसेस जैसे ही हुआ उधर से बाहर निकाल देगा, ठीक है, मतलब डेवलप ही नहीं होता, या डेवलप होता है तो ब्रेन पे उसका कंट्रोल नहीं रहता। तो ये पूरी जानकारी हो गई आपको किससे को? किडनी के बारे में। किडनी के बारे में हमने समझा, किडनी के विषय हमने देखा एक जोड़ी यानी कि 2 ठो होती है। दाहिने वाली किडनी लीवर के कारण थोड़ी सी नीचे होती है। फिर किडनी के जो शेप होता है उसका लगभग सेम के दाने के जैसा होता है। किडनी की बाहरी झिल्ली को हम क्या कहते हैं? बाहरी झिल्ली को हम कहते हैं पेरिटोनियम झिल्ली। फिर मोटी झिल्ली होती है तो कार्टेक्स। इसमें जो धसा हुआ भाग रहता है, धसा हुआ हिस्सा रहता है, उसको बोलते हैं हाइलम। जो नस आके हाइलम में धस जाती है या घुस जाती है उसको बोलते हैं रेनल, जो 2 पार्ट में होती है, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। फिर ये नसें जाके अटैच होती हैं शीर्ष। शीर्ष मतलब होता है चोटी पर। किसकी चोटी पर? एक पिरामिड बना होता है, फिर 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे पिरामिड बने होते हैं। उन पिरामिडों पे जाके अटैच होती हैं, उन पिरामिडों को बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला, ठीक है। मेडुला में लाखों करोड़ों छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन। इस प्रकार हम पाते हैं कि नेफ्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एस्केटरी सिस्टम, ठीक है, यानी कि नर्व उत्सर्जन तंत्र की सबसे जो छोटी इकाई है वो क्या है? नेफ्रॉन है, ठीक है। क्या है? नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन। क्लियर हो गया? आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी चर्चा हुई नेफ्रॉन के विषय में। देखिए अगर हम नेफ्रॉन को माइक्रोस्कोप से जूम करके देखते हैं तो हमें मिलता है कि नेफ्रॉन में एक ऐसी कटोरे जैसी संरचना होती है जिसको बोलते हैं बोमेन संपुट कैप्सूल, ठीक है। क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट कैप्सूल। अब देखिए यहां से जो नसें जाती हैं इनमें देखिए ये किसकी संरचना है? ये है नेफ्रॉन की, एक नेफ्रॉन की। यहां से लाल लाल नसें निकलती हैं और इसमें ऐसे से भरी जाती हैं, ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे से भर जाती है, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस यानी कि ग्लोमेरुलस क्या है? लाल नसों का कुंडली रूप में संरचना। कहां पे? बोमेन कैप्सूल में ही क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस, ठीक है। फिर संरचना ये नीचे आती है, फिर यहां से घूम फिर के ऊपर जाती है और फिर ये वापस इसी पाइप में आके नीचे चली जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार एक संरचना आपको देखने को मिलती है जो होती है नेफ्रॉन की, जिसमें बोमेन कैप्सूल होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बोमेन कैप्सूल आपसे पूछता है तो कहां होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, नेफ्रॉन में, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गई बात उत्सर्जन की। मानव शरीर में उत्सर्जन किडनी के माध्यम से होता है। किडनी के विषय हमने पढ़ा, उसकी हमने संरचना को समझा। अब ध्यान रखिए, जैसे अगर कोई व्यक्ति जैसे जहरीला पदार्थ ले रहा है, ठीक है, मतलब जैसे कोई शराब पी रहा है या किसी और बैड हैबिट में लिप्त है, तो उसका असर लीवर पे पड़ेगा। लीवर बराबर यूरिन भेजे रहेगा, जाओ जाओ सब तुम्हारा ही घर है। अब यूरिन आके जर्ब कहां डालेगा? डालेगा किस पे? जर्ब डालेगा आपका इस पे, यूरेथ्रा पे, यानी कि किडनी के यूरेथ्रा पे, जो नीचे वाला हिस्सा था ना किडनी का, आपने अभी देखा होगा जो नीचे वाला हिस्सा था किडनी का। देखिए ये हो गई पाइप है, ये यहां पे ऐसे से बन गया
ऐसे समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए यहां से मैंने आपको बताया कि दो पाइपें ऐसे निकलती हैं, दो पाइपें ऐसे निकल के यहाँ पे यूरेथ्रा। ठीक है, अब ये यूरेथ्रा में आ गए। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें पूरा का पूरा आप जो भी मूत्र है वो इकट्ठा हो जाता है। कभी कभार ये होता है कि कुछ ऐसे दाबे रहते हैं, जाएंगे ही नहीं, दबाए रहते हैं। ठीक है, लगी है पेशाब लेकिन पिक्चर देखने के चक्कर में या क्रिकेट देखने के चक्कर में दबाया है, ऐंठता रहता है, इधर उधर करता रहता है कि हटेगा नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, यहां पे जो एसिड है वो इकट्ठा होने लगता है और इकट्ठा होकर के कैल्शियम ऑक्जिलेट, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जिलेट का निर्माण कर देता है। कैल्शियम ऑक्जिलेट जिसको हिंदी में बोलते हैं पथरी। ठीक है, तो पथरी होने का कारण एक तरह से पेशाब रोकना भी पथरी होने का कारण है। इससे बचना चाहिए और इससे थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हमारी किसकी हो गई, उत्सर्जन तंत्र की। अब देखिए इस पूरे पूरे चैप्टर की हम आपको एक समरी दे देते हैं। जैव प्रक्रम में हमें देखना यह था कि जीवों के अनुरक्षण यानी कि जीवों को जीवन जीने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। पहला हो गया पोषण। देखिए जीव पहली बात दो प्रकार के हैं, एक पौधे और दूसरे मानव कह लीजिए आप या जंतु कह लीजिए। ठीक है, कौन से, मानव या जंतु। पोषण की बात करें तो इनमें होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण मतलब ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं खाते हैं। ठीक है, ये तो हमने अच्छे समझ लिया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जल के माध्यम से, खनिज लवण के माध्यम से, क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं। मानव के विषय में मैंने आपको बताया था कि आहार नाल होता है, आहार नाल होता है, उसकी वजह से पूरा काम हो जाता है। पौधों में जो शोषण होता है वो स्टोमेटा के माध्यम से होता है। मैंने आपको बताया था पत्तियों में जो संरचना होती है स्टोमेटा। मानव की बात करें या जंतु की बात करें तो फेफड़ों से होती है या गलफड़ों से या त्वचाओं से होती है। संवहन की बात करें तो इसमें हमने आपको बताया था हृदय। ठीक है, हृदय। पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधों में संवहन अभी भी यहां पे स्टोमेटा से ही होता है। स्टोमेटा मतलब क्या होता है समझाते हैं आपको। यहां पे हृदय, स्टोमेटा मतलब पत्तों की मदद से ही ये सांस लेते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया था। अब बात करें उत्सर्जन की तो पेड़ पौधे उत्सर्जन भी पत्तों के माध्यम से करते हैं, कुछ तनों के माध्यम से कर देते हैं और कुछ शाखाओं के माध्यम से भी करते हैं। ठीक है, चूंकि पौधों वाले केस में ज्यादा तामझाम था नहीं तो हमने इसको अच्छे से बस इसके साथ साथ हम लोग निपटाते गए। बाकी जैव प्रक्रम की जो पूरी प्रक्रिया थी बायोलॉजी के हिसाब से वो मानवों पर डिपेंडेंट थी, जिसको हमने अच्छे से समझ लिया। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में जैव प्रक्रम जो कि हमारा 3-4 दिन टॉपिक चला, इसको हमने पूरा कवर कर लिया है। अगली वीडियो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के विषय में अध्ययन करेंगे और वहां से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद।